गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। हम लोग स्टडी कर रहे थे दोस्तों घटना चक्र की सीरीज, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा इसी में गांधी इरविन समझौता, जो कि लेक्चर नंबर होगा लगभग 31। और इसी तरीके से हम लोग मैराथन की सीरीज भी इसमें कंप्लीट कर रहे हैं और अदर सब्जेक्ट्स भी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो वो भी ऑन द वे हैं, मतलब कि जल्दी वो भी कंप्लीट होंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर दृष्टि आईएएस और ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। क्योंकि ये सारी जो क्लासेस हैं, टेस्ट पेपर हैं, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं और एमपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी बेनिफिशियल है, तो आप लोग जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होने के स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में एक वार्ता आरंभ हुई और फाइनली 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस समझौते के दौरान जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने गांधी इरविन को दो महात्माओं यानी कि टू महात्मास की संज्ञा दी। और गांधी इरविन समझौते के अनुसार पहला, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश था। विदेशी कपड़ा और शराबों की दुकान पर शांतिपूर्वक धरना देने का अधिकार था। चौथा, समुद्री तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति थी। और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। तो ये इरविन समझौते का पार्ट था। परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और अरविंद की जीवनीकार, जो कि एलन कैंपबेल जॉनसन थे, उन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार यानी कि कंसोलेशन प्राइजेस और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। यानी यहाँ पर यह जो राइटर है, यह भारतीय जो उपनिवेश मतलब भारतीय जो नेतृत्व करता थे, उनको एक निम्न या हेय की दृष्टि से दिखाना चाहता है कि बस एक सांत्वना पुरस्कार मिला है और कुछ नहीं मिला है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसके प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से था किसके बीच में था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो आप देखोगे चारों ही स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन गांधी इरविन समझौता इसलिए हुआ क्योंकि इरविन इसलिए तैयार हुए कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था और उसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, तो सामान्यतः उद्देश्य विफल हो गया उसका, यानी गोलमेज सम्मेलन से कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए इरविन को लगा जब तक कांग्रेस शामिल नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो सीधी बात है कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए ही इरविन ने गांधी से समझौता करना उचित समझा। तो ए वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों यानी 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता का नाम से जाना गया। और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब हुआ था? 1931 में हुआ था, इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी और यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही थी। और दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, गलत, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो ऑलरेडी हो चुका था 1920 में। इस समय जो आंदोलन चल रहा था वो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून आंदोलन। पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति, और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। तो चौथा सही और पहला सही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरा भी अच्छा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है, और ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बी दे रहा है 1 2 4, यानी कि तो यहाँ पर 1 2 4 यानी कि दोनों ही सही भी हैं। और तो आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। पहले क्या कह रहा है यहाँ पे व्याख्या?
गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में संपन्न हुआ और इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान थे कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो और असहयोग आंदोलन यानी सविनय आंदोलन की ही बात करी जा रही है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑप्शन में जो है कि दो को हटाया नहीं, हर जगह रखा था, या तो गायब कर दिया पूरी तरीके से या तो रखा था, तो इसको सविनय आंदोलन ही मान लिया गया। और तीसरा, जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप थे उन्हें छोड़कर बाकी को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस की जातियों की जांच करने के लिए जो गांधी जी का सुझाव था, इस पर स्वीकृति नहीं शामिल हुई, अर्थात कि वायसराय इस पर नहीं माने कि भाई पुलिस ने कोई जाति नहीं की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 5 मार्च 1931 को हुए थे। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ उसमें दो तीन बातें हुई। पहला, कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय आंदोलन को स्थगित करेगी। दूसरा, सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा किया जाएगा। तीसरा, विदेशी कपड़ा और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। चौथा, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति रहेगी। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पांचवा था, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। हालांकि जनता इससे निराश हुई, क्योंकि इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को सम्मिलित नहीं किया गया था। और इसी वजह से जब 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर जो है कि गांधी जी जब प्रस्तुत होते हैं यानी कि जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर जनता के द्वारा विरोध किया गया। साथ ही साथ वहाँ बैठे हुए जो सदस्य थे उनके द्वारा भी विरोध किया गया कि गांधी जी ने भगत सिंह या जो सुखदेव राजगुरु थे इनकी फांसी को नहीं रुकवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता होता है तो कब होता है भाई? 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता या इरविन गांधी समझौता भी हम कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसके या किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैकर और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो क्या था यहाँ पे कि जब देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते हुए स्वरूप को, तो इरविन साहब ने कहा कि भाई देश में सौहार्द का वातावरण रखना है, जिसके लिए 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। और तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई और फाइनली 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। और इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू का सबसे ज़्यादा नाम आता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी? और यह दिया था आपके सरोजनी नायडू ने। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार दिया था? कहा था तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था यह चीज़। क्या कहा था कि जो इरविन के जीवनीकार व्यक्ति थे एलन कैम्पबेल जॉनसन, इन्होंने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को एक सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। हालांकि लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में ए मान लिया था, लेकिन बाद में जब चेंज किया तो सही आंसर दिया बी, यानी बी का मतलब क्या हो गया? एलन कैम्पबेल जॉनसन, इनके ही द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, क्योंकि गांधी इरविन जब समझौता हो गया तो उस पर सहमति देने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया और उसी अधिवेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं उसे? कराची अधिवेशन। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, ये आपको पता रहे। तो शुरू करते हैं। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौते के रूप में जानते हैं, को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। ये एक विशेष अधिवेशन था, क्योंकि सामान्यतः जो इनके अधिवेशन होते हैं वो दिसंबर में होते हैं, लेकिन ये मार्च में ही किया गया, क्योंकि 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ उसको मंजूरी देने के लिए इतना लंबा समय वेट नहीं करते कि मार्च की बात को हम दिसंबर में ले जाएँ। तो तुरंत ही इस पर जो है कि एक मीटिंग्स बुलाई गई और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया।
इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यानी कि जो गांधी की परंपरा थी, गांधी के जो विचार थे, सत्याग्रह, अहिंसा और लोगों के सामने जो है कि आत्मसमर्पण न करने की तकनीक, ये सब हमेशा अमर रहेंगे भले मेरा शरीर मर जाए। तो ये वाली यहाँ पे फीलिंग्स थी। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प कौन लेके आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था। एम एन रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। यानी यहाँ पर इन्होंने और भी इनको बहुत श्रेय दिया जो है कि सुभाष चंद्र बोस ने। तो आइए हम इस पर पहला एमसीक्यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, आगे बढ़ने से मैं आपसे 1 मिनट का ब्रेक लूँगा और 1 मिनट आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, आप लोग के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि सर ज्योग्राफी कब होगी या दृष्टि के टेस्ट पेपर। तो दोस्तों, दृष्टि के टेस्ट पेपर हर संडे होते हैं और उसके बाद ही मेरे पास आ जाते हैं। तो इस संडे मैं नहीं करा पाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल यानी कि ट्यूसडे को ही, ट्यूसडे या शाम में ही जो है कि मैं दृष्टि का टेस्ट पेपर ज़रूर अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ ये जो मैराथन और जो क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसको आराम से जब आप देखेंगे तो थंबनेल पे स्पष्ट लिखा है कि कौन सी मैराथन की है और कौन सी नॉर्मल क्लास की है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैराथन कहाँ है, क्लास कहाँ है। तो आप अगर आराम से प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे मैराथन का थंबनेल या टाइटल अलग से साफ साफ दिख रहा है और नॉर्मल क्लास का जो है कि घटना चक्र 2023 उसका एक अलग से दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें। और रही बात वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वो भी दोस्तों एक आध दिन में या हो सकता है आज शाम से मैं शुरू कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। आप लोगों को भी लगातार अगर क्लासेस मिलती रहेंगी तो आप लोग भी थक जाते हैं, तो इसीलिए हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो वो भी हम शुरू कर देंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए। आप लोग के कमेंट्स में पूछे जाते हैं कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी रह गई है, एंसेंट हिस्ट्री मैम जो है कि करा ही रही है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगा। तो टेंशन मत करिए, बस चिल मार के आराम से पढ़ते रहिए और प्रेशर मत लीजिए। जितना अधिक से अधिक रिवीजन हो सकता है, ऑलरेडी इतना कंटेंट डाल दिया गया है कि आप टेस्ट पेपर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इतनी क्लासेस हो चुकी हैं कि आप इनका रिवीजन ही कर लेना तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोबारा क्वेश्चन पे। तो हम लोग व्याख्या पढ़ रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, को मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इस अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न सेकेंड, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको प्रारूपित किया। और इसमें जो है कि मुख्य रूप से जैसे संकल्प को जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रारूपित किया, लेकिन एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय इसमें सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने माना था। चौथा प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रख के कूट कर निर्धारण कीजिए। तो जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, कराची अधिवेशन यह भी जो है कि 1931। अब यहाँ पर आएगी बात मंथ की, तो ये तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये लगभग जो है कि 26 से 31 मार्च में हुआ था। अब बात आएगी कि इसकी, तो देखिए ये हुआ था लगभग जो है कि सितंबर में, यानी ये तो इस कराची अधिवेशन के बाद हुआ है। तो आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे। अब भगत सिंह को फांसी, तो इनको जो फांसी दी गई थी, यह दी गई थी मुख्य रूप से कब? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सबसे पहले यही घटना घटित होती है। तो 4 से आप शुरू करेंगे। तो आइए हम व्याख्या देख लेते हैं कि जो गांधी इरविन समझौता था यह मुख्य रूप से 5 मार्च 1931 को हुई थी। भगत सिंह की जो फांसी थी या राजगुरु सुखदेव, इन सब की फांसी 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और सही काल अनुक्रम से इनके कूट का पता कीजिए। तो पहले हमें इनकी घटनाएं पता होनी चाहिए और इसके बाद जो है कि
इसके बाद हम इसके क्रम को देखेंगे। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कब हुआ, अभी हमने बताया कि लगभग 26 से 31 मार्च जो है कि 1931 को हुआ। राजगुरु को फांसी कब हुई, तो 23 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931। तो पहले तीसरी घटना होगी, फिर दूसरे नंबर की, फिर पहले नंबर की। तो 3 2 1 यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, देखिए इतनी बार ये प्रश्न आएगा ना कि आपको रट जाएगा, दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा कि रात में 3 बजे भी कोई उठा के बैठा है ना तो आप कहोगे हाँ जी 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 26 से 31 मार्च 1931 को। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को। और पूना समझौता ये तो पूरी तरीके से आप देख लीजिए, वैसे हुआ तो था अगस्त में, मतलब सितंबर में, लेकिन ये 1932 में है। तो आइए हम इसका आंसर देखेंगे डी, और इसकी व्याख्या को यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 26 मार्च 1931, और कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च 1931, और पूना समझौता 24 सितंबर से 1932। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि यह गांधी जी और वर्सेज अंबेडकर जी, तो इनके मध्य में यह समझौता हुआ था, गांधी और अंबेडकर के मध्य। अगला प्रश्न है यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है हमारा गोलमेज सम्मेलन। तो चलिए हम यहाँ पे तीनों ही गोलमेज सम्मेलन को इस बार कवर कर लेते हैं। 10 जून से 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया, 1930 में। और इस सम्मेलन में टोटल 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, जो कि एक इतनी बड़ी संस्था थी, भारत का जो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप था। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में जो प्रमुख थे उनके नाम याद रखिएगा, जैसे तेज बहादुर सप्रू जी हो गए, मोहम्मद अली हो गए, आगा खां हो गए, फजलुल हक हो गए, इवन कि मोहम्मद अली जिन्ना यह भी पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे एम.आर. जयकर, मुंजे और भीमराव अंबेडकर। तो ये 3-4 लोग थे जो इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर, ये आपको पता रहना चाहिए। और इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। हालांकि तीनों ही जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे 1930, 1931, 1932, तो इन तीनों ही सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वहाँ के रैमजे मैकडॉनल्ड ही थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया, केवल एकमात्र गए। और इनके अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इसमें हिस्सा लिया था। हालांकि सरोजनी नायडू महिला संगठन की ओर से गई थी और एनी बेसेंट ने भी इसमें भाग लिया था। गांधी जी एसएस राजपुताना नामक एक जलपोत से लंदन पहुंचे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया और गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश आने पर उन्होंने कहा, यानी गांधी जी ने, कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया। मतलब मैंने किसी भी काम पर या किसी भी शर्तों पर समझौता नहीं किया कि हमारी भारतीय शर्तों को मान लिया जाए या यूँ कहें कि भारतीय शर्तों को झुका दिया जाए, तो समझौता नहीं किया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे और ये दलित प्रतिनिधि के रूप में वहाँ शामिल होते थे। और लंदन में तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया क्योंकि कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तो आइए अब हम इस पर कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू और गांधी। तो गांधी तो गए थे सेकंड वाले में, तो ये तो होगा नहीं। और मोहम्मद अली जिन्ना मैंने बताया था, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां और मोहम्मद अली जिन्ना, ये जो प्रमुख कैरेक्टर हैं इनको आपको याद रखना है कि ये लोग जो है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो यहाँ देखेंगे कि नवंबर 1930 में लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 89 प्रतिनिधि भारत से गए थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू जी का नाम है, वहीं आप देखेंगे आगा खां का नाम है, फजलुल हक का नाम है, भीमराव अंबेडकर का नाम है और मोहम्मद अली जिन्ना। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है?
यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये तो सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ, यह भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, तो ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने स्पेशली सेकंड में भाग लिया था, और वो भी किसने लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने लिया था। और सेकंड वाला हुआ कब था, तो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ईसाइयों की तरफ से केटी पॉल गए थे। ईसाइयों की तरफ से कौन गया था? केटी पॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का जो प्रथम सम्मेलन बुलाया गया था वो कब बुलाया गया था? तो 1930 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1930 में। आप देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि 1930। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी भी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गई थी, और मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे। मौलाना आज़ाद नहीं गए थे, तो 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, एक करेक्टर और है, ये ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारे लाल और मीराबेन और देवदास गांधी, ये चारों लोग ही लंदन गए थे, लेकिन ये मुख्य रूप से गांधी जी के साथ थे, और वहीं एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आप देखो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लिया, जबकि महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, प्यारे लाल नैयर, ये तीनों ही लोग ले चुके थे उसमें पार्टिसिपेट। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था भाई? गांधी जी ने भी लिया, सरोजिनी नायडू ने लिया, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो प्रतिनिधित्व था वो महात्मा गांधी जी के हाथ में दिया गया था, और वही इसका प्रतिनिधित्व करते थे। 9 प्रश्न है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसकी अध्यक्षता जो है कि महात्मा गांधी ने की, या यूँ कहें कि महात्मा गांधी किस में उपस्थित हुए थे? तो दूसरे वाले में हुए थे, जो 1931 में हुआ था। पहला हुआ था 1930 और तीसरा हुआ था 1932, तो ये याद रहे आपको। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन पहली चीज़ होता है 1931 में, और नेहरू नहीं बल्कि गांधी जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर नहीं था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस पर सहमति बनी थी, इसलिए ए गलत है और आर सही है, तो डी आंसर हो जाएगा कि ए गलत है और आर सही है। ओके, तो यहाँ पर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं कि जो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं, तो इसमें मुख्य बातें क्या थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, कांग्रेस जो है कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जाँच की मांग नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे, वो भी कांग्रेस की तरफ से ये शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, और ये SS राजपुताना हवाई जहाज़ से गए थे, यानी कि जो पानी का जहाज़ होता था उससे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, और गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे, और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ से गए थे उसका नाम था SS राजपुताना। क्या नाम था उसका? SS राजपुताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो प्रथम बार अगर बात की जा रही है तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वही गांधी जी ने, और एकमात्र दूसरे में ही लिया, पहले को अस्वीकार कर दिया था और तीसरे का बहिष्कार कर दिया। तो पढ़ते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया। यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया।
एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा और स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता मैंने नहीं किया। अगला प्रश्न है 15। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से जो है कि वो भारत लौटे थे। यहाँ पर अगला प्रश्न 16। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ये जो है कि असफल रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, क्योंकि यहाँ पे जो विवाद दे दिया गया था कि दलितों को एक पृथक निर्वाचन दिया जाए, और अंबेडकर इसके समर्थक में भी थे लेकिन गांधी इसके समर्थक नहीं थे, और यही चीज़ आगे चलकर पूना समझौता होता है उससे संबंधित आगे निर्णय निकलेगा ये। तो पढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए, और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, और अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित करना पड़ा। 17 प्रश्न। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 18 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो किसने लिया था भाई? भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि इनमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ये बात तो सही है, पूरे भारत का तो प्रतिनिधित्व कर नहीं रहे थे, वो लोग तो वर्गीय रूप से कर रहे थे अपने अपने वर्ग का। और अगला दिख रहा है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपातपूर्ण हो गई थी, और ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो डी वाला यहाँ पे हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया? तो दूसरे का किया था, जो गांधी जी जिसमें शामिल हुए थे, और इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला, या यूँ कहें 1930 में ही मुख्य रूप से माना जाता है, लंदन में आयोजित हुआ, और जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, रजवाड़े के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें जो है कि शामिल नहीं हुई थी। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ था गोल में, वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें गांधी जी ने बस हिस्सा लिया। और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 22 प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? न तो पहले में लिया न दूसरे में लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा और पहला दोनों ही हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये बीपीएससी का तरीका है प्रश्न के ऑप्शन रखने का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है, तो आप देखोगे कि डी यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, और ये आईएएस की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। कांग्रेस ने प्रथम और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं की नियुक्ति में दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे। इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, और इस प्रकार तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। तो अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग, ताकि जल्दी से जल्दी आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग कवर कर ले। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को अधिकृत किया, यानी कि आप भाई आइए और आप जो भी निर्णय हो वो सुना दीजिए। तो तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या कहा इन्होंने कि सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी जाएंगी, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे 1909 के अधिनियम के तहत और 1919 के अधिनियम के तहत। तो आगे यहाँ पे लिखा जा रहा था कि अब इस कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। और गांधी जी ने इसी के विरोध में पहला आमरण अनशन यानी कि फर्स्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया। तो जो पहला जो आमरण अनशन था वो कहाँ कर रहे थे? यरवदा जेल में। अंततः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के जो भी अनुयायी थे उनके मध्य एक पूना समझौता, यरवदा समझौते के नाम से भी जाना जाता है, हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। 24 सितंबर 1932 दिन शनिवार को शाम 5 बजे पुनः समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने और हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए ऊपर लिखा था कि गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास, राजभोज, पी बालू, गवई और ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवास, एमसी राजा और सीवी मेहता, बाखले और कॉमन अन्य लोग जो है कि ये लोग हस्ताक्षरकृत थे। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई, यानी कि जो पूना समझौता हुआ। और साथ ही साथ कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 भी देती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% दलितों वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, और जिसका नाम परिवर्तन करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। हालांकि घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष हुए और दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी 1942 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एमसी राजा ने की थी। और 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर को नहीं उठाते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सा नोट्स। अब आइए हम इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं जो 15-20 हैं, जहाँ से आपके ये जो डाउट्स हैं ये वाले प्रश्नों के, तो ये भी कंप्लीट हो जाए आपके कम्युनल अवार्ड पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ये तो रैमजे मैकडॉनल्ड साहब ने घोषित किया था। पढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसको सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था? तो ये मुख्य रूप से अछूतों के लिए, यानी कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात हो रही थी। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमानों और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सेकंड प्रश्न है, मतलब थर्ड क्वेश्चन,
ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 16 अगस्त 1932 की इसकी घोषणा हुई और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए ए स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को नहीं थी, बाकी मुसलमानों को, अनुसूचित जातियों और सिखों को तो ऑलरेडी कर दी गई थी, बस बौद्धों को नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? तो यरवदा जेल में किया था, जो कि कम्युनल अवार्ड के समय किया था। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था। 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ दिया था। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रही, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, या रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थीं? तो 71 और 147 थी, जिनको बढ़ा के 148 कर दिया गया और 18% रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो आप देखेंगे कि जो पूना पैक्ट था इसमें 71 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 148 कर दी गई। साथ ही साथ केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। पूना पैक्ट संबंधित था किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, या राजाओं को विशेषाधिकार देना? तो बी ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अगला प्रश्न यहाँ पे, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। बिल्कुल सही बात है। और उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ए आंसर हो जाएगा कि दोनों ही बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वहीं हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये तो पूरा डिटेल जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है। श्री भीमराव अंबेडकर जी एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है किस नाम से? पूना समझौता कहलाता है। किस नाम से कहलाता है? पूना समझौता। ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब? 16 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? तो यहाँ पर देखेंगे ना तो गांधी जी ने किया है ना अम्बेडकर जी ने किया है। आप देखोगे हाँ अम्बेडकर जी ने तो किया है लेकिन गांधी जी ने नहीं। तो गांधी जी की तरफ से जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी और तेज बहादुर सप्रू जी और भी कई लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? तो पूना समझौता यहाँ पर संपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो महात्मा गांधी जी ने नहीं किए थे, जबकि मालवीय जी ने किए, अंबेडकर ने किए, राजगोपालाचारी जी ने भी किए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट दी हुई है कि जब 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को 5 बजे जब पूना समझौता हो रहा था तो उस पर अंबेडकर जी ने किया एक तरफ और दलित वर्ग की तरफ से, और हिंदू वर्ग की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी थे मुख्य रूप से, देवदास गांधी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जी.डी. बिरला थे, राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और एम.सी. रजा। ये लोग जो है कि मुख्य रूप से इसमें सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 15, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जी.डी. बिरला जी यानी घनश्याम दास बिरला इसके प्रमुख रूप से अध्यक्ष थे। पूना समझौता 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनावज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की रुचि लेने लगे और इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला यानी जी.डी. बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न 16, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे, कौन थे? तो जी.डी. बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1932 में
स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो अखिल भारतीय अछूत विरोधी, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन ए होगा या जीडी बिरला होगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जीडी बिरला यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि वो गांधी द्वारा स्थापित की गई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने। हालांकि इस अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो अध्यक्ष थे वो थे गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था, और इसकी जो स्थापना थी ये 1932 में हुई थी, और 1933 में उन्होंने एक साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका भी प्रकाशित की। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ का पूर्ण रूप क्या था? तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जो कि 1932 में इस्टेब्लिश की गई थी गांधी जी के द्वारा। 20 नंबर प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी डिप्रेस्ड क्लास लीग अर्थात दलित वर्गों का जो संघ है इसकी स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, 1942 में की थी। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1956 में MC राजा की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे 21, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की तरह भूत की भांति एक धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर को नहीं उठाते हैं? तो ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हम आज की क्लास में नहीं, क्योंकि आज तो लंबी क्लास होगी 40 मिनट की, और अब हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।